दोस्तों, आप सभी का भारत कोचिंग ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी की क्लास दोबारा से। और हमने पिछली वीडियो में वर्णमाला टॉपिक जो है हमने वर्णमाला चैप्टर पूरा क्लियर कर चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ एक स्टूडेंट को जो है स्वर में प्रॉब्लम आई थी। स्वर को लेकर उनका कुछ डाउट थे, जो कि संख्या को लेकर थे कि स्वरों की संख्या उच्चारण और लेखन के आधार पर, उसमें कुछ डाउट था उनका। तो आज उस डाउट को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले स्वर की बात करें। स्वर जो हमारे मूल रूप से स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्वर। तो स्वर की संख्या, स्वर को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 उच्चारण के आधार पर, नंबर 2 लेखन के आधार पर। अब स्वर जो है उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर इनकी संख्या अलग अलग मानी गई है, क्योंकि हिंदी के एक बहुत ही महान साहित्यकार थे जिनका नाम था पंडित कामता प्रसाद। पंडित कामता प्रसाद गुरुजी जो हिंदी के बहुत ही महान विख्यात साहित्यकार थे। तो उन्होंने सबसे पहले हिंदी व्याकरण का प्रकाशन किया नागरी प्रचारिणी सभा। बहुत ही अच्छा इनका हिंदी व्याकरण का काव्य था, ये प्रकाशन किया। तो उन्होंने स्वरों को दो भागों में बांटा, नंबर 1 उच्चारण और लेखन। तो उच्चारण के आधार पर पंडित कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या उन्होंने 10 मानी, और लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13 होती है। अब जो पंडित कामता प्रसाद गुरुजी हैं, वो शुरू से ही, मतलब अपने टाइम से ही स्वर उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या टोटल 10 मानते थे। अब वो कौन कौन से थे, इनके अनुसार है ये बात, पंडित कामता प्रसाद गुरुजी। तो उनके जो 10 स्वर थे उच्चारण के आधार पर, अ, आ, ई, उ, ओ, तो उच्चारण के आधार पर कामता प्रसाद गुरुजी ने स्वरों की संख्या ये मानी। फिर बात करें कि उच्चारण के आधार पर 10 हैं, तो लेखन के आधार पर 13 कैसे हुए। तो इसमें हमने लेखन के आधार पर 3 ऐड किए, री, अनुस्वार और विसर्ग। अब ये ऐड कैसे हुए, क्यों हुए ऐड, जबकि पंडित जी ने, कामता प्रसाद जी ने इनको ऐड नहीं किया, उन्होंने ये उच्चारण की दृष्टि से लिए ही नहीं। तो फिर उसके बाद जो और महान साहित्यकार आए हिंदी के, जैसे कि हमारा किशोरी लाल वाजपेयी हुए, रामचंद्र वर्मा, और भी बहुत सारे साहित्यकार थे। तो उन्होंने इन तीनों वर्णों को उठाकर स्वरों में ऐड कर दिया, जबकि ये हमारे जो तीनों वर्ण हैं, ये हमारे संस्कृत के हैं, यानी कि संस्कृत से उठाए हुए वर्ण हैं। ये संस्कृत में ज़्यादातर हम इन सभी का संस्कृत में प्रयोग करते हैं, री, अनुस्वार और विसर्ग। और जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो उच्चारण में इनमें व्यंजनों की साउंड आती है, यानी कि व्यंजनों का भी उच्चारण करते समय व्यंजनों का भी ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे कि हम री, तो हम जब इनका उच्चारण करेंगे तो इसमें र की साउंड, र प्लस ई, इनसे मिलकर हमारा जो री का निर्माण होता है। अगर हम इसका उच्चारण करेंगे, इसे बोलते हैं हम विसर्ग, और हम इसका उच्चारण है, यानी कि हलंत जो लगा है ये, इसका मतलब है कि आधा है का इसमें साउंड आती है व्यंजन की, और इसमें आती है म, यानी कि इसका जब उच्चारण करते हैं तो हमारा नाक से उच्चारण होता है, अनुनासिक बोलते हैं इसको। तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनमें इन व्यंजनों की साउंड आती है, तो इसलिए इनको हमने उच्चारण के अनुसार नहीं रखा। इन्होंने, कामता प्रसाद गुरुजी ने इनका विरोध किया कि इनको हम उच्चारण के आधार पर नहीं रख सकते, तो काफ़ी मतभेद चला। फिर तो कामता प्रसाद गुरुजी ने कहा कि ठीक है, हम इनको ऐड कर लेते हैं। जब काफ़ी बहस हुई, बैठक हुए, सम्मेलन हुए आपस में,
तो जो कामता प्रसाद गुरुजी वे अलग थे और बाकी महान साहित्यकार वो अलग, तो वो इनको ऐड करने पे अड़े रहे। तो कामता प्रसाद गुरुजी ने कहा ठीक है, उच्चारण के आधार पर हम स्वरों की संख्या 10 मान लेते हैं और लेखन के आधार पर 13। अब बात करें री। अब फिर री को लेके मतभेद हुआ। मतभेद कैसा हुआ कि मूल स्वरों की संख्या 11 होती है। जब हम एग्जाम में ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि मूल स्वरों की संख्या, आपको ये नहीं पूछेगा कभी उच्चारण के आधार पर, लेखन के आधार पर कितने होते हैं, बस ये पूछेगा कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11। अब 10 तो ये ऐड हैं इसमें हमारे। अब बात करें जिस एक के ऊपर ये जो एक ऐड हुआ हमारा, वो री को लेकर मतभेद हुआ। फिर बाद में री को लेकर मतभेद हुआ तो काफ़ी इस पर भी बहस हुई कि इसको उच्चारण के आधार पर रखे या नहीं रखे। तो फिर काफ़ी निष्कर्ष, जब अच्छी तरह से बहस हुई तो निष्कर्ष निकल के आया कि हम इनको स्वर को अलग अलग तरीके से बांट देंगे। उच्चारण का अलग रख लेंगे, लेखन के अलग रख लेंगे और मूल स्वर को अलग, क्योंकि ये है ना हस स्वर में आता है। क्योंकि इसकी मात्रा जो हमारे मूल रूप से स्वर होते हैं वो 4 होते हैं। मैंने पिछली क्लास में बताया ए, ई, ऊ और री। तो इस वजह से इस री को ऐड किया गया। तो तब मानी गई, कामता प्रसाद गुरुजी ने माना कि मूल स्वरों की संख्या ठीक है 11, लेकिन उच्चारण के आधार पर रहेंगे 10 ही और लेखन के आधार पर 13। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट था छोटा सा। बाकी इतना कोई डीपली तो नहीं है डाउट के लिए, लेकिन पता होना चाहिए कि ठीक है। तो ये अब डाउट क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, शब्द विचार। आज हम बात करेंगे शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो शब्द विचार में हम सबसे पहले जानेंगे शब्द। एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि शब्द की, आपको डेफिनेशन देगा कि शब्द किसे कहते हैं, या डेफिनेशन पूछ लेगा शब्द की परिभाषा क्या होती है। तो शब्द की जो परिभाषा है वो वर्णों के सार्थक क्रम को शब्द कहते हैं। कहने का मतलब है कि वर्णों का एक जो सार्थक क्रम होगा और उस सार्थक क्रम से जो उस सार्थक क्रम का कुछ अर्थ होता हो, उसको ही हम शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्णों के सार्थक क्रम को ही हम शब्द कहते हैं। यानी कि शब्द का एक मोटा तरीका यह है कि वर्णों के जो क्रम से जो नया शब्द बनेगा उसका सह अर्थ होना चाहिए जो सभी लोग समझ सके, जभी तो वो शब्द होगा। अब जैसे एग्जाम्पल, कुछ वर्ण लिख रहा हूँ मैं, इनको जोड़ के हम शब्द बनाएंगे और देखेंगे कि वो सार्थक शब्द है या नहीं। जैसे कि को, अब हमने ये यहाँ पे कुछ वर्ण लिख दिए, तो जब हम इनको जोड़ेंगे, सार्थक क्रम में लगाएंगे, एक सीक्वेंस से क्रम में लगाएंगे, तो हम देखेंगे कि उसका सार्थक अर्थ बनेगा या नहीं, सार्थक शब्द बनेगा या नहीं। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा, कमल। और आप सभी को सार्थक, जब हमारा ये शब्द बन गया तो आप सभी समझ गए होंगे, इसका अर्थ समझ गए होंगे कि कमल क्या है, एक फूल है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस शब्द का, जिन वर्णों के योग से जो कोई शब्द का निर्माण होता है और उसका अर्थ हम सभी लोग समझ जाते हैं, तो उसे कहते हैं हम कमल। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ, इसका ही अगर मैं उल्टा कर दूं, ठीक है, मैंने इसका उल्टा कर दिया। अब देखते हैं इससे सार्थक शब्द बनता है या नहीं। तो इसका जो शब्द बनेगा वो बन जाएगा लमक। अब आप जब हमारा शब्द बना तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि लमक क्या होता है। तो एक कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा, तो इसलिए हमारा ये सार्थक शब्द नहीं हो सकता। सार्थक शब्द वे होगा जो वर्णों के सार्थक क्रम को ही या सार्थक ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं। तो परिभाषा कैसे भी पूछ ले आपको, या तो ऐसे देगा, वर्णों के सार्थक क्रम को क्या कहते हैं, शब्द, पद, वाक्य या वर्ण। तो क्या कहते हैं, शब्द। अब ये तो थी डेफिनेशन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्दों के प्रकार देखेंगे।
अब हम देखेंगे शब्द के प्रकार, शब्द को कितने भागों में डिवाइड किया है। तो हमने शब्दों को 4 भागों में डिवाइड किया है, 4 भागों में। देखते हैं। नंबर 1, रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। नंबर 2, अर्थ के आधार पर। नंबर 3, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। और नंबर 4, ये नंबर 3, नंबर 4 है विकार या रूपांतरण, विकार या रूपांतरण के आधार पर। ठीक है। तो हमारे शब्दों को हमने इन 4 भागों में डिवाइड किया है। अब क्वेश्चन यहां से कैसे बनेगा, पहले तो परिभाषा से हो गया कि शब्द की परिभाषा किसे कहते हैं, और फिर नंबर 2 पे क्वेश्चन बनेगा कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं हमारे शब्द? 4 प्रकार के। लेकिन इन चारों प्रकारों में भी कुछ इनके भी प्रकार हैं, शब्दों के इनके भी प्रकार है, इनमें भी अलग अलग रूप में हमने डिवाइड किया है, अलग अलग भागों में बांटा है। अब जैसे बात करें रचना या बनावट के आधार पर, तो रचना या बनावट के आधार पर हमने इनको 3 भागों में बांटा है। एक तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। और नंबर 3 है योग रूढ़ शब्द। तो आपसे क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकता है कि रचना या बनावट, या एक और तरीके से पूछ लेता है व्युत्पत्ति। ठीक है, इनमें से कोई सा भी वर्ड देगा, या तो रचना के आधार पर पूछेगा, या बनावट के, या व्युत्पत्ति। तो आपसे पूछे कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक, और नंबर 3 योग रूढ़। इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले इनके देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना या बनावट के आधार पर हो गए हमारे 3 प्रकार के, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों। फिर अर्थ के आधार पर देखते हैं। अर्थ के आधार पर हमारे 2 प्रकार के हैं शब्द, एक तो सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। ठीक है ना। तो अर्थ के आधार पर हमारे 2 होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक का मतलब कि जिनका अर्थ होता हो, और निरर्थक मतलब जिनका कोई अर्थ नहीं होता। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। फिर बात करें स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं हमारे 5 प्रकार के। कुछ किताबों में 5 देते हैं, कुछ किताबों में 4 होते हैं, लेकिन 5 हैं, 5 में बता रहा हूं। नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, और नंबर 3 देशज, और नंबर 4 विदेशज, और जो नंबर 5 है वो बहुत सी किताबों में नहीं दिया रखता है, ज़्यादातर 4 ही देते हैं, तत्सम शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और नंबर 5 जो है इसमें शक्कर शब्द है, शक्कर शब्द। तो हमारे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज, शक्कर। इनके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, मतलब इनके बाद ही, पहले इनके बारे में बता दें। फिर नंबर 4 है हमारा विकार या रूपांतरण के आधार पर। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में।
फिर बात करें विकार या रूपांतरण के आधार पर हमने शब्दों को दो भागों में बांटा है। नंबर 1 विकारी शब्द, विकारी शब्द, और नंबर 2 अविकारी शब्द। बहुत ही इंपॉर्टेंट है विकारी और अविकारी शब्द। हालांकि शब्द तो सारा ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर रचना या बनावट के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर और विकार के आधार पर। तो इनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन कैसे भी पूछे, या तो ऐसे पूछ लेगा शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। फिर इनके अंदर से पूछ लेगा रचना या बनावट के आधार पर कितने होते हैं, तो 3 प्रकार के। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के। विकार या रूपांतरण के आधार पर 4 प्रकार के, 2 प्रकार के। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर। हम इनको अलग अलग एक साथ तो ये हो नहीं सकते, मतलब समझ में भी नहीं आएंगे। तो धीरे धीरे हम एक एक प्रकार को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। आइए तो अब हम व्युत्पत्ति नंबर 1 में व्युत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर सबसे पहले ये 3 प्रकार के बताए थे हमने। नंबर 1 रूढ़ शब्द, तो सबसे पहले रूढ़ शब्द किसे कहते हैं बात करेंगे। ये 3 प्रकार के हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो सबसे पहले रूढ़ शब्द के बारे में जानेंगे। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो रूढ़ शब्द की परिभाषा, जिन शब्दों के सार्थक खंड रूढ़ शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके। कहने का मतलब है कि जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ ना हो, ठीक है ना, या ऐसे शब्द जो सार्थक शब्दों के योग से नहीं बनते, तो उन्हें हम कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे एग्जाम्पल, सार्थक का मतलब मैंने बताया था, सार्थक का मतलब कि किसी का अर्थ होता हो, सही अर्थ होता हो। जैसे मैंने बोला मेज, कुर्सी, ये हमारे कैसे हैं, शब्द हैं ये सभी। तो लेकिन इनका हम अर्थ तो समझ रहे हैं। अब जैसे मैं बोल दूं धम, मैंने ये एक एग्जाम्पल लिखा धम, ठीक है, तो इसका तो कोई अर्थ ही नहीं होता, इसे कोई समझ ही नहीं सकता कि धम क्या चीज़ होती है। तो सार्थक का मतलब होता है कि जिसका कोई अर्थ होता हो। अब जैसे रूढ़ शब्द किन्हें बोलेंगे, जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके, या उनके सार्थक खंडों का कोई अर्थ ना हो, या जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते, उन्हें हम कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे कि एग्जाम्पल, पानी, दूध, हवा, पानी, दूध, हवा, आग, हाथी। अब जो ये शब्द हैं, जितने भी हमारे रूढ़ शब्द हैं, पेपर में तुमसे छांटने के लिए पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है या नहीं है। तो अब इनके टुकड़े करके देखो। सबसे पहले पानी के टुकड़े करेंगे। अगर हम पानी के करें तो पा जमा नी। अब परिभाषा देखो, जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके, या जिन शब्दों के सार्थक खंडों का कोई अर्थ ना होता हो, उन्हें हम कैसे शब्द कहते हैं, रूढ़ शब्द। अब हमने इनके खंड कर दिए सार्थक, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। ये जो हमारा पा और नी है, इनका कोई अर्थ निकल रहा है, सार्थक अर्थ नहीं समझ में आ रहे। पा क्या शब्द होता है, कुछ नहीं। नी का मतलब कुछ नहीं। तो ऐसे अगर हम दूध का करेंगे, दू जमा ध, इनका भी कोई अर्थ नहीं सार्थक टुकड़ों का। हवा का करेंगे, ह जमा व, आ जमा ग। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनके हमें कोई सार्थक टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता हो, तो ऐसे शब्दों को हम बोलेंगे रूढ़ शब्द। अब नंबर 2 हमारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द बिल्कुल ठीक रूढ़ शब्द का विपरीत है। जिन शब्दों के सार्थक खंड हो सके,
बिल्कुल रूढ़, इसकी जो परिभाषा है रूढ़ शब्द के विपरीत है। उसमें रूढ़ शब्द में क्या आता है, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके, और यौगिक शब्द का जिन शब्दों के सार्थक खंड हो सके। कहने का मतलब है कि जब हम उनके किसी शब्द के टुकड़े करेंगे तो उनका कुछ अलग अर्थ होगा, उनका अर्थ प्रकट करेंगे, वे जो खंड है अलग अलग वे अपना अर्थ प्रकट करेंगे। एग्जाम्पल में हमने लिखा विद्यालय। अब जब हम विद्यालय के टुकड़े करेंगे, भाग करेंगे, इसे को दो भागों में तोड़ेंगे तो हमारा बनेगा विद्या जमा आल्य। ठीक है, हमारा बन गया क्या, विद्या जमा आल्य। हमने इनको टुकड़ों में विभाजित कर दिया। अब हम देखेंगे कि इनका कोई अर्थ निकलता है, सार्थक अर्थ, सार्थक अर्थ निकलता है इनका। जैसे कि विद्या का मतलब ज्ञान, आल्य का मतलब विद्यालय का, आल्य का मतलब स्थान या जगह, यानी कि विद्या के लिए जो आल्य या स्थान होता है जहाँ विद्या ग्रहण की जाती है तो उसे हम बोलते हैं विद्या का स्थान। तो हमें पता चल रहा है कि इनका अलग अलग अर्थ हमें समझ में आ रहा है। इनके सार्थक खंड हो सके या इनके जो टुकड़ों का कोई अर्थ होता हो, उन्हें हम कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे एक एग्जाम्पल और, छात्रावास, छात्रावास। अब हम इसके टुकड़े करेंगे, छात्रा जमावास। छात्रा मतलब विद्यार्थी, इसका भी अर्थ हमें पता चल रहा है, टुकड़े संभव है, इसका सार्थक अर्थ निकल रहा है। और वास का मतलब जहाँ पे छात्रावास, जहाँ पे रहना, तो सॉरी ये यहाँ पे छात्र जमा आवास होगा, आवास, छात्र प्लस आवास, यानी कि छात्र माने विद्यार्थी और आवास माने रहने का स्थान। तो हमें इनके अलग अलग जो इनके टुकड़े हैं उनके सार्थक अर्थ हमें पता चल रहे हैं, तो इसलिए हम ऐसे यौगिक शब्द छाट सकते हैं। इसके बाद फिर हम नंबर 3 पे पढ़ेंगे योग रूढ़ शब्द। नंबर 3 है इसमें हमारा फिर योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द यौगिक होते हैं, जो शब्द यौगिक होते हैं परंतु अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होंगे जो शब्द तो यौगिक होंगे लेकिन या परंतु अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उसे हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। यानी कि जैसे एग्जाम्पल में हम देखें, एग्जाम्पल में है हमारा पंकज, लंबोदर या नीलकंठ, नीलकंठ। अब जो ये शब्द हमारे यौगिक तो हैं लेकिन अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे, उसे कहते हैं हम यौगिक शब्द। अब जैसे पंकज, अब हम पंकज के खंड करेंगे, पंक, पंक जमा ज, पंक माने कीचड़ और जय माने जन्मा। ठीक है, पंक माने कीचड़ और जय माने जन्मा, यानी कि जो कीचड़ में जन्मा हो उसे क्या बोलते हैं हम, कीचड़ में कौन जमता है, कमल। तो यहाँ पे यू एक अपना अलग विशेष अर्थ प्रकट कर रहा। अब हम जब हम पंकज देखेंगे तो हम इसका सामान्य अर्थ किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, लेकिन अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे तो पंकज किसका पर्यायवाची शब्द होता है, कमल का। तो अपना विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है कि कौन सा अर्थ प्रकट कर रहा है, कमल का। इसी तरह लंबोदर, लंबोदर अपना एक अपने आप में यौगिक शब्द है, ठीक है, लेकिन अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी तीसरे की ओर इशारा करे या कोई किसी तीसरे की ओर इशारा करे या विशेष अर्थ प्रकट करे तो लंबोदर हम किसे बोलते हैं, गणेश जी को। इसी तरह से नीलकंठ, नील जमा कंठ, नील का मतलब नीला और कंठ का मतलब गला। तो यौगिक शब्द तो है ये अपने आप में, लेकिन किसी तीसरे की ओर अर्थ या किसी अपना सामान्य अर्थ छोड़कर नया अर्थ या विशेष अर्थ प्रकट कर रहा, तो नीलकंठ हम किसे बोलते हैं, शिव जी को। तो
हमारे जो योग रूढ़ ऐसे शब्द कैसे शब्द होंगे, योग रूढ़ शब्द। आपको क्वेश्चन पेपर में कैसे देगा कि निम्न में से आपको 4 शब्द देगा, पूछेगा कि निम्न में से कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्द है, या कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है, या कौन सा शब्द यौगिक शब्द है। तो इसमें एक नोट पॉइंट है, योग रूढ़ में जब हम समास पढ़ेंगे तो समास में एक समास का एक भाग है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास यानी कि बहुव्रीहि समास के अंदर जितने भी शब्द आएंगे, यानी कि बहुव्रीहि समास के सारे उदाहरण, जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण होंगे वो सभी हमारे योग रूढ़ शब्द के अंदर आते हैं। क्योंकि बहुव्रीहि समास की भी डेफिनेशन, परिभाषा यही है, जो शब्द अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं या विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। और यही नियम इसमें फॉलो हो रहा है, योग रूढ़ शब्द में लग रहा है कि जो शब्द यौगिक होते हुए परंतु अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। और सारे जितने भी बहुव्रीहि के एग्जाम्पल है वे सभी योग रूढ़ शब्दों के एग्जाम्पल होंगे। अब इसके बाद तो नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। पहला हो गया हमारा स्रोत या रचना या बनावट के आधार पर। नंबर 2 है शब्द का दूसरा पार्ट, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। नंबर 1 सार्थक शब्द, सार्थक शब्द। अब सार्थक शब्द को मैंने पीछे भी बता चुका हूं। सार्थक शब्द जिन शब्दों का अर्थ होता हो, जो शब्द से अर्थ होते हैं, जो शब्द से अर्थ होते हैं, से अर्थ का मतलब अर्थ सहित, अर्थ सहित, अर्थ सहित या सही अर्थ, सही अर्थ। ठीक है, जिन शब्दों, जो शब्द से अर्थ होते हैं या जिन शब्दों का सही अर्थ होता है, या जो शब्द, जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है जो सभी लोग, जिस शब्द को सभी लोग समझ पाते हैं या उसका अर्थ सब समझ लेते हैं आसानी से, उन्हें हम बोलते हैं सार्थक शब्द। जैसे कि कुछ भी वर्ड ले लो आप, जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना सब कुछ, तो जो भी वर्ड मैं बोल रहा हूँ ये सारे कैसे शब्द हैं, सार्थक शब्द है। जैसे एग्जाम्पल मेज, कुर्सी, पुस्तक। तो कहने का मतलब है कि कोई भी आसानी से शब्दों को समझ ले उन्हें हम बोलते हैं सार्थक शब्द। फिर इसके बाद हम बात करें नंबर 2 निर्थक शब्द। निर्थक शब्द सेम इसका विपरीत है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता या जिन शब्दों का मतलब या सही अर्थ लोग नहीं समझ पाते उन्हें बोलते हैं हम निर्थक शब्द। जैसे एग्जाम्पल धम, धम फट, धम फट वाना। ठीक है ना, मतलब इनका कोई भी अर्थ कोई नहीं समझ पाता, तो इन्हें हम बोलते हैं निर्थक शब्द। अब इसमें एक नोट पॉइंट है, अब इसमें नोट पॉइंट डालने वाली चीज है एक, निर्थक और सार्थक में कुछ निर्थक शब्द, कुछ निर्थक शब्द जो सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे कुछ ऐसे निर्थक शब्द हैं जो सार्थक शब्द के साथ प्रचलित हो जाते हैं, यानी कि सार्थक शब्द के साथ अपना क्रम जोड़ लेते हैं और प्रचलित हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तरीके से, जैसे हम बोलते हैं खाना, खाना वाना। दूसरा काम धाम। ठीक है, तो अब ये इसमें हमारे दोनों शब्द हैं, सार्थक शब्द भी है और निर्थक शब्द भी है। जैसे हमारा खाना कैसा शब्द है, सभी समझ रहे हैं, खाना कोई भी समझ सकता है, लेकिन इसके साथ वाना जो है ये निर्थक शब्द है, लेकिन जब हम इनको दोनों को एक साथ करके बोलते हैं तो ये इनके साथ प्रचलित हो जाए। जैसे हम बोलते हैं कि भाई तुझे कोई काम धाम है या नहीं है, तो हमारा ये धाम इसके साथ प्रचलित हो गया सार्थक शब्द के साथ। जैसे तुमने खाना वाना खा लिया,
और जैसे कि अंधाधुंध, अंधाधुंध हो गया शब्द, ठीक है। और इसके बाद जैसे हम किसी से भी पूछते हैं भाई, और भाई ठीक ठाक है, किसी से हम पूछते हैं भाई ठीक ठाक है, लेकिन हमारा इनमें दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, यानी कि जो ये हमारे ठाक, अगर हम ठाक को अलग करके बोलेंगे तो कोई अर्थ नहीं समझ सकता, लेकिन जब ये निर्थक शब्दों के साथ जुड़कर चलते हैं तो वो किस रूप में प्रयोग होते हैं, सार्थक शब्दों के साथ प्रचलित हो जाते हैं। जैसे भाई ठीक ठाक, यानी कि इसके साथ यार तुमने रोटी वोटी खा ली, रोटी वोटी, ठीक है। तो निर्थक शब्द जुड़ के चल रहे हैं सार्थक शब्दों के साथ। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो निर्थक शब्द हैं जो हमारे सार्थक शब्दों के साथ चलकर प्रचलित हो जाते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल थे जो कुछ निर्थक शब्द जो सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं और प्रचलित हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, क्योंकि हमारा शब्द विचार में हमने 4 भाग पढ़े थे, 2 भाग हमने क्लियर कर चुके हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में उत्पत्ति के आधार पर और विकार या रूपांतरण के आधार पर उनको टॉपिक को क्लियर करेंगे, और उन जो 2 बचे हुए टॉपिक है उनको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और जो पेपर से रिलेटेड शब्द विचार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे, उन्हें पढ़ेंगे, उन्हें देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।